हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स जो सिर्फ ट्रेड करने आए थे वो इंडिया में रूल करने लगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया था कैसा, जिसमें हम औरंगजेब के बारे में जानेंगे जो इंडिया का आखिरी पावरफुल मुगल रूलर था। जिसके बाद हम समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाकी सारे देशों की तरह ही इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आई थी, वो अपना काम धंधा छोड़कर इंडिया के किंग्स के साथ क्यों भिड़ गई, आखिर ये बैटल्स हुई क्यों। इसके अंदर हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। एंड एट द एंड हम ये समझेंगे कि कैसे इंडिया के बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके नाम से ही पूरी दुनिया कांपती थी, वो क्यों इन ब्रिटिशर्स से हारते चले गए। इसमें हम मैसूर के राजा टीपू सुल्तान और मराठों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया को रूल करते थे मुगल रूलर औरंगजेब, जो दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठकर पूरे देश को संभालते थे। उनका रूल करने का तरीका बड़ा सिंपल था। उन्होंने इंडिया के अलग अलग हिस्सों को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिया था, जिसके हेड होते थे नवाब, और इन्हीं नवाबों को कंट्रोल करते थे औरंगजेब। देश विदेश में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो उनसे युद्ध करने का सोच भी सके। लेकिन 1707 में उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद उनके ही तीनों बेटे राज सिंहासन के लिए एक दूसरे को मारने पर उतर आए, और जैसे ही दिल्ली सल्तनत में इंस्टेबिलिटी बढ़ी, पूरा देश वापस से टुकड़ों में बंट गया। अब ये एकमात्र कारण नहीं था, बट हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना एक्सपेंशन किया। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। हमेशा से ही इंडिया अपनी स्पाइसेस के लिए फेमस था। देश विदेश से अलग अलग कंपनियां आती थीं इंडिया के साथ ट्रेड करने। वैसे ही ब्रिटिशर्स ने भी सोचा, हम इंडिया जाएंगे, वहां से कम दाम में मसाले खरीदेंगे और उसे ब्रिटेन में बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। और इसी सोच के साथ आज से लगभग 400 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर लिया, जिसके तहत ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी। वे बड़े एक्साइटेड होकर इंडिया आए, लेकिन यहाँ का तो कुछ अलग ही माहौल था। उनके आने से पहले ही कई दूसरे देशों के लोग जैसे फ्रांस और पुर्तगाली इंडियंस के साथ ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि क्वीन के चार्टर से सिर्फ ब्रिटेन की दूसरी कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती थी, लेकिन बाकी के देश तो कर सकते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि सब एक ही चीज़ का ट्रेड कर रहे थे, स्पाइसेस। अब चूंकि स्पाइसेस की डिमांड बढ़ गई थी और प्रोडक्शन उतना का उतना ही था, तो इंडियंस अब उन्हें ही स्पाइसेस बेचते थे जो ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते। इसी वजह से जो फ्रेंच और पुर्तगाली थे, वे ब्रिटिशर्स के जहाज़ों पर हमला करने लगे, उनके वेयर हाउस में आग लगाने लगे, जिसकी वजह से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ सोल्जर्स रखने लगी। अपने सामान और फैक्ट्री वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट मतलब किले बनवाने लगी। लेकिन यह सब वहाँ के लोकल किंग्स को पसंद नहीं आया, और भला आता भी क्यों। तुम उनकी ज़मीन में बिना परमिशन अपनी आर्मी बना रहे हो, किले खड़े कर रहे हो, तो उन्हें तो दिक्कत होगी ही। इस वजह से वहाँ के किंग और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट आगे जाकर एक बड़ा मोड़ लेगा, ये जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अभी तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की क्वीन से चार्टर लेकर आई थी कि इंडिया के साथ उनके अलावा ब्रिटेन से कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटेन के अलावा भी सारी दुनिया से लोग जैसे पुर्तगाली और फ्रेंच पीपल इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे थे, और वो भी स्पाइसेस का ही, जिससे चीज़ों के रेट बढ़े और सब के सब एक दूसरे से लड़ने लगे। इन सारे हमलों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ, और इससे बचने के लिए
उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। सबसे पहले वे अपनी बोट्स और सी पोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी रखने लगे। दूसरा, वे स्पाइसेस को रखने के लिए फैक्ट्रीज बनाने लगे, और जो उनकी सबसे पहली फैक्ट्री थी वह हुगली नदी के किनारे 1651 में बनी। अगर आपको याद हो तो ब्रिटिशर्स 1600 में आए थे और लोकल रूलर्स की वजह से उन्हें पहली फैक्ट्री बनाने में 51 ईयर्स लग गए, और 1671 में उन्होंने बंगाल के नवाब से फैक्ट्री के आसपास के सारे इलाके की ज़मींदारी राइट्स ले ली। ज़मींदारी राइट्स मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्स, यानी अब उनके पास टैक्स कलेक्ट करने का हक था। अब तुम सोचोगे ये बंगाल के नवाब ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ब्रिटिशर्स को ज़मींदारी राइट्स क्यों दी? वह इसीलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्हें बहुत सारा भर भर के घूंस देते थे। और आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली के सुल्तान औरंगज़ेब के पास गई और वे बोले, महाराज, हम बेचारे ब्रिटिशर्स आपके देश में व्यापार करने आए थे। एक तो वह फ्रेंच और पुर्तगाली, जब देखो शिप्स पर हमला कर देते हैं, और ऊपर से आपके नवाब हर बात में घूस मांगते हैं। महाराज, हम पर कृपा करें और कुछ सालों के लिए हमसे टैक्स हटा दें। औरंगज़ेब सोचते हैं ये तो बेचारे पहले ही बहुत लॉस में हैं, और वे एक फरमान जारी करके उन पर से सारा टैक्स हटा देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस फरमान का कंपनी ऑफिशियल्स बहुत मिसयूज करते हैं। औरंगज़ेब ने यह फरमान सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इशू किया था, लेकिन कंपनी ऑफिशियल्स पर्सनल गुड्स के लिए इसे इस्तेमाल करने लगे। फॉर इंस्टेंस, किसी ऑफिसर की वाइफ ने कहा कि मुझे गोल्डन नेकलेस चाहिए, और वह ज्वेलरी शॉप से नेकलेस खरीदती है, लेकिन जैसे ही शॉप ओनर उनसे टैक्स देने को कहता, वे फरमान दिखाकर टैक्स देने से बच जाते थे। इससे सारी प्रजा और बंगाल के नवाब दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे ही छोटे छोटे कारण थे जो आगे चलकर वॉर का रुख लिए। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। मतलब कैसे ट्रेड बैटल्स में बदल गई। सारे रीजंस हम पहले ही जान चुके हैं, बट एक बार उन्हें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला रीज़न था फोर्टिफिकेशन, मतलब किलाबंदी, जो बंगाल के नवाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरा रीज़न था उनकी आर्मी और सोल्जर्स। तीसरा रीज़न था कंपनी के द्वारा कोई भी टैक्स पे नहीं करना। और चौथा रीज़न था औरंगज़ेब के द्वारा दिए गए फरमान का कंपनी ऑफिशियल्स के द्वारा मिसयूज़ करना। अब इन चारों वजहों से मुर्शिद कुली खान, जो उस समय पर बंगाल के नवाब थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही चला जाता है। बंगाल के नवाब का साफ साफ कहना था, तुम यहाँ बिजनेस करने आए हो तो शांति से बिजनेस करो और टैक्स दो, और तुम्हें किले बनाने और आर्मी रखने का भी कोई हक नहीं है। बट कंपनी उनकी सारी वार्निंग्स को इग्नोर मार देती है, और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि यह एक वॉर का रूप ले लिया, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है द बैटल ऑफ प्लासी। अभी तक हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स मुग़ल सल्तनत के रूलर औरंगज़ेब के दिए फरमान से हवा में उड़ रहे थे, लेकिन 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद अब बंगाल के नए नवाब सिराज उद दौला इन ब्रिटिशर्स के नखरे सहने वाले नहीं थे। उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि चुपचाप फोर्टिफिकेशन बंद करो और टैक्स दो। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी उनके ऑर्डर मानने से इनकार कर दी, तो बंगाल के नवाब सिराज उद दौला अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ बंगाल के कासिम बाज़ार में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पर पहुंच गए और सभी ऑफिशियल्स के हथियार छीन कर उन्हें हिरासत में ले लिया। अब जैसे ही ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे प्रोविंसेस में पता चली कि हमारे बंगाल के फोर्ट में हमला हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी जगह से उनके पास जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने उन सब को इकट्ठा कर लिया। वो इतने ज़्यादा थे कि तुम सुनकर डर जाओगे, 2,500। तो अब ये लड़ाई थी 2,500 ब्रिटिशर्स और 30,000 इंडियन सोल्जर्स के बीच, और सारे 2,500 ब्रिटिश सोल्जर्स रॉबर्ट क्लाइव की कमांड में युद्ध पर पहुंच गए। और दुख की बात यह है कि वो जीत भी गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास भले ही आर्मी नहीं रही हो पर दिमाग था।
रॉबर्ट क्लाइव युद्ध से पहले ही सिराज उद दौला के सेनापति मीर जाफर को बहला फुसलाकर अपनी ओर कर लिए। उन्होंने कहा, जाफर भैया देखो, हमें इन लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, हमें तो बस इंडिया में बिजनेस करना है। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें युद्ध जीतकर नवाब बना देंगे। और फिर क्या, मीर जाफर ने सिराज उद दौला को धोखा दे दिया और सैनिकों को लेकर युद्ध पर पहुंचा ही नहीं। आखिरकार मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना और ईस्ट इंडिया कंपनी आराम से बिना किसी रोक टोक बिजनेस करने लगी, क्योंकि अब उन्हें फोर्ट बनाने से या आर्मी बढ़ाने से कोई भी रोकने वाला नहीं था। तुम्हारे मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये ब्रिटिशर्स खुद ही नवाब क्यों नहीं बन गए। इसका पहला कारण तो ये था कि अभी भी बंगाल की सेना मीर जाफर के कंट्रोल में थी। दूसरा रीज़न ये है कि ब्रिटिशर नवाब बनकर लोगों के झगड़े नहीं सुलझाना चाहते थे, उन्हें तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था। और तीसरा रीज़न था कि अगर वो खुद नवाब बन जाते तो वहाँ के लोग और आसपास के राजा रिवोल्ट कर सकते थे, तो वो मीर जाफर को अपनी कठपुतली बनाकर आराम से बिजनेस करने लगे। लेकिन जो अपने राज्य और राजा का सगा ना हो सका, वो भला किसी और का सगा कैसे होता। और कुछ ही दिनों में मीर जाफर भी ब्रिटिशर्स को नखरे दिखाने लगा। अब चूंकि वो नवाब था और कोई उसके पास ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी प्रॉब्लम लेकर आता, तो न चाहते हुए भी उसे ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ता। इससे परेशान होकर ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को नवाब की पोजीशन से हटा दिया और मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद था, उसे नया नवाब बना दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा, कासिम भैया, ये जो आपके ससुर हैं ये बहुत हवा में उड़ रहे हैं, ज़रूरत है इनके पंख काटने की, तो अब आप राजगद्दी संभालिए जिससे हम अच्छे से अपना बिजनेस संभाल सकें। लेकिन मीर कासिम भी ब्रिटिशर्स का कोई सगा थोड़ी था और कुछ दिनों बाद वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत में उतर आया। उसने अपने साथ मुगल और अवध के राज्यों को भी जोड़ लिया और आखिरकार 1764 में लगभग 50,000 सैनिकों के साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब एक तरफ भारत के 3 शक्तिशाली राजाओं के 50,000 सैनिक थे, तो वहीं दूसरी ओर 7,000 ब्रिटिश सैनिक। लेकिन इस बार ब्रिटिशर्स पहले की तरह कमज़ोर नहीं थे। उनके पास सैनिक भले ही कम थे, लेकिन अब उनके पास पावरफुल गन्स और कैनन्स थीं, जिसके कारण एक बार फिर से ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और मीर कासिम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। अब एक बार फिर से राजगद्दी खाली थी। ब्रिटिशर्स सोच ही रहे थे कि अब राजगद्दी में किसे बिठाया जाए, और तभी मीर जाफर वापस से ब्रिटिशर्स के पास पहुंचता है और कहता है, हुजूर, आप मुझ पर बस एक बार और भरोसा कर लो, बदले में मैं आपको हर महीने शाही खजाने से 5 लाख रुपए दूंगा। अब ये सुनकर तो ब्रिटिशर्स के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया। अब सब सही चल रहा था। ब्रिटिशर्स बिना किसी रोक टोक के जो दिल में आता वो करते और उन्हें कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं था। लेकिन उन्हें 5 लाख में संतोष नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर मीर जाफर भी राजगद्दी में बैठे बैठे बोर हो रहा था। उसने सोचा, कुछ करने को तो है नहीं, तो मर ही जाता हूँ। और 1 साल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। 1765 में मीर जाफर की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा, अब और नहीं, अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। और आखिरकार 1765 में पहली बार मुगल एम्परर शाह आलम II ब्रिटिशर्स को बंगाल, अवध और ओडिशा की दीवानी राइट्स दे देते हैं। मतलब अब नवाब का काम सिर्फ लोगों की बेसिक प्रॉब्लम सुलझाना था। बाकी टैक्स वसूलना और पैसे का लेन देन अब टोटली ब्रिटिशर्स के हाथ में था। अब तुम सोचोगे, पूरे देश में राज करने वाले मुगल एम्परर किसी ब्रिटिश को दीवानी राइट्स क्यों दिए? इसके पीछे 3 वजहें हैं। पहली वजह ये थी कि ब्रिटिशर्स ने मुगल आर्मी को बैटल ऑफ बक्सर में हराया था। अगर आपको याद हो तो बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ 2 और राजाओं की सेना थी। एक तो थी अवध की सेना और दूसरी थी मुगलों की सेना। और चूंकि मुगलों को ब्रिटिशर्स ने हराया था तो उन्हें कुछ तो करना ही था। दूसरा कारण था लोगों का विद्रोह।
अगर ब्रिटिशर्स खुद से राजगद्दी पर बैठ जाते तो यह भी हो सकता था कि जनता ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर देती और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ता। और तीसरा रीज़न था कि यह सिंबलाइज करता था कि अब इंडिया की सारी पावर्स ब्रिटिशर्स के पास आ चुकी हैं और वे यही जताना चाहते थे। अब बंगाल, अवध और ओडिशा की दीवानी राइट्स मिलने के बाद ब्रिटिशर्स के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो इंडिया में टैक्स के वसूले पैसों से स्पाइसेस खरीदते और ब्रिटेन में जाकर बेच देते। सोचो, उन्होंने पूरा बिजनेस ही बदल दिया। पहले अगर उन्हें इंडिया से कुछ खरीदना होता तो ब्रिटेन से पैसे लाने पड़ते थे, लेकिन अब वो इंडिया से ही टैक्स लेते थे, उसी पैसों से स्पाइसेस खरीदते थे, फोर्ट्स बनवाते थे और यहाँ तक कि अपनी आर्मी भी टैक्स के पैसों से ही मेंटेन करते थे। और सिर्फ कंपनी ही नहीं, इंडिया में उस टाइम पर जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने भी दबा के पैसे बनाए। और इसी को समझेंगे हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। तो अभी तक हमने ये देखा कि 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स के पास दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स था। ये एक ऐसा दौर था जब इंडिया से गोल्ड, सिल्वर और रिसोर्सेज पाने की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश ब्रिटेन ले जा रही थी। और कंपनी ऑफिशियल्स भी कोई कम घूसखोर नहीं थे। जैसे तुम्हें याद होगा रॉबर्ट क्लाइव, जिसने बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर को अपने साइड कर लिया था। जब उसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसके पास 4,01,102 यूरो थे। इसे अगर हम उस टाइम के हिसाब से देखें तो ये लगभग 1,000 करोड़ के बराबर होते हैं। और मज़े की बात पता है क्या? रॉबर्ट क्लाइव को 1764 में बंगाल का गवर्नर इस उम्मीद से बनाया गया था कि वो करप्शन ख़त्म कर सके। हाँ, लेकिन सारे ऑफिसर्स रॉबर्ट क्लाइव जैसे पैसे नहीं बना पाए। कुछ तो यहाँ आते ही गर्मी और बीमारियों से निपट गए, तो कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स थे जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, जिनका मेन मोटिव पैसे बनाना नहीं बल्कि सिर्फ सर्व करना था। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, कैसे छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़े युद्ध का कारण बनी और कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को लूटते गए। लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स के पास बस इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा ही था। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1757 से 1857 तक के राज का एक्सपेंशन देखें तो एक बात समझ आती है, कंपनी ने हमेशा चतुराई और चालाकियां इस्तेमाल की। वो कभी भी बिना सोचे समझे किसी नए राज्य पर सीधा हमला नहीं करती थी, बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तरीके से पहले अपना प्रभाव जमाती थी। जब समय सही लगता तो वो उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेती। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। और अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में एक्सपैंड किए। शुरुआत में ब्रिटिशर्स के पास ज़मीन का एक छोटा सा भी टुकड़ा नहीं था, लेकिन जब वो लोग अपने सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट बनवाने लगे तो बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने उन पर हमला कर दिया। पर ब्रिटिशर्स होशियारी से मीर जाफर को अपने साइड कर लिए और युद्ध जीत लिए। इस जीत के बाद ब्रिटिशर्स के पास एक पूरा स्टेट बंगाल था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें बंगाल के नवाब के साथ अवध के नवाब और दिल्ली के मुगल सुल्तान एक साथ लड़े और ब्रिटिशर्स से हार गए। तो अब ब्रिटिशर्स के पास बंगाल की दीवानी राइट्स थीं और अवध और दिल्ली पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। अब चूंकि उनके पास दीवानी राइट्स थीं तो पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, और धीरे धीरे वो अपने वेपन्स को अपग्रेड करते गए जिससे किसी भी किंग की उनसे भिड़ने की हिम्मत ना हो। अब ये तो था डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। इसके अलावा ब्रिटिशर्स एक और तरीके का यूज करते थे, जो था प्लेसमेंट ऑफ रेजिडेंट। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये थे बड़े होशियार। इन्होंने सारे किंगडम्स में अपने एक रेजिडेंट को प्लेस कर दिया, जो कहने को तो किंग्स की मदद करने के लिए था, लेकिन असल में वो सारे इंटरनल सीक्रेट्स ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने का काम करता था। और उसकी मदद से सही मौका पाते ही ब्रिटिशर्स हमला कर देते थे और राज्य हड़प लेते थे। बस इतना ही नहीं, वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाते थे जिनमें अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी फंस जाते थे। और इन्हीं पॉलिसीज के बदौलत ब्रिटिशर्स बिना लड़े ही आधे से ज़्यादा इंडिया अपने कब्जे में कर लिए। जैसे उनकी एक पॉलिसी थी सब्सिडियरी अलायंस, जिसके तहत किंग्स को खुद की आर्मी रखने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिशर्स का कहना था, हम हैं ना, हमारे ट्रेंड सोल्जर्स अपने पावरफुल वेपन्स के साथ
24 घंटे आपकी सिक्योरिटी करेंगे। अब हमारे देश के राजा महाराजा इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे कि वो बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने के लिए बैठा दें, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ब्रिटिशर उन पर हमला कर देते और ना चाहते हुए भी उन्हें सब्सिडियरी अलायंस के लिए हाँ करना ही पड़ता था। और तो और ये सब्सिडियरी अलायंस फ्री नहीं थी, इसके लिए किंग्स को एक अच्छी खासी पेमेंट भी करनी पड़ती थी। और अगर कोई किंग ये पेमेंट नहीं कर पाता तो ब्रिटिशर्स उसका राज्य हड़प लेते थे। सिर्फ इस सब्सिडियरी अलायंस की मदद से ब्रिटिशर्स 11 से भी ज़्यादा स्टेट्स को अपने अंडर कर लिए, जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा किंगडम, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। अब ऐसा भी नहीं था कि सारे किंग्स ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज़ को ऐसे ही मान गए। कुछ बड़े किंगडम्स ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह से ब्रिटिशर्स और इन किंगडम्स के बीच कई साल तक चलने वाली लंबी लंबी लड़ाइयाँ भी हुईं। इन्हीं में से एक किंग थे मैसूर के टीपू सुल्तान। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान के पहले मैसूर, जो इंडिया के साउथ में एक बहुत बड़ा किंगडम था, इसे रूल करते थे हैदर अली। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत फाउंडेशन दी। हैदर अली के बाद मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान, और राजा बनते ही उन्होंने अपने किंगडम में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया। उन्हें इन ब्रिटिशर्स की मंशा साफ साफ नज़र आ रही थी, इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के बजाय फ्रेंच पीपल के साथ बिजनेस करना चालू कर दिए। टीपू सुल्तान के इस फैसले से ब्रिटिशर्स को बड़ा लॉस होता है, क्योंकि मैसूर से ही ब्रिटिशर्स पेपर और कार्डमोम मतलब काली मिर्च और इलायची खरीदते थे। ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि टीपू सुल्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और अगर उन्हें इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो मैसूर के किंग टीपू सुल्तान से लड़ना ही होगा। और आखिरकार बैटल ऑफ बक्सर से सिर्फ 3 साल बाद ही 1767 में ब्रिटिशर्स ने तीसरी जंग लड़ी, जिसमें टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरीके से हरा दिया। लेकिन इस हार से ब्रिटिशर्स रुकने वाले नहीं थे, और 13 साल बाद 1780 में उन्होंने फिर से हमला किया। यह युद्ध 4 साल तक चला, पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के साथ एक ट्रीटी साइन की कि हम दोनों ही अपने काम से मतलब रखेंगे और एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी बीच टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली भी चल बसे। ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी तो साइन की थी, पर वो शांत बैठने वालों में से कहाँ थे, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के ठीक 10 साल बाद मतलब 1790 में उन्होंने एक बार फिर से जंग छेड़ दी। इस बार टीपू सुल्तान के पास ना ही उतनी रिसोर्सेज थी और ना ही अपने फादर का सपोर्ट, जिस कारण ब्रिटिशर मैसूर के आधे हिस्से में कब्जा कर लेते हैं। पर इतने में ब्रिटिशर्स खुश कहाँ थे, और लगभग 9 साल बाद 1799 में उन्होंने चौथी बार जंग छेड़ दी, जिसमें टीपू सुल्तान अपने किंगडम और किंगडम के लोगों को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं। और आखिरकार 1799 में मैसूर ब्रिटिशर के हाथों में था। बाकी सारे प्रोविंस की तरह ही टीपू सुल्तान के बाद ब्रिटिशर्स खुद मैसूर को डायरेक्ट रूल नहीं करते, बल्कि अपना एक पपेट रूलर बिठा देते हैं, और उस पपेट रूलर को ना चाहते हुए भी ब्रिटिशर्स की सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब तक ब्रिटिशर्स इंडिया के करीब 60 से 70% हिस्से पे कंट्रोल कर चुके थे, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक और बड़ा प्लान आता है, क्यों ना पूरे इंडिया पे ही कब्जा कर लिया जाए। और इसी सोच के साथ उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े किंगडम मराठा एम्पायर पर हमला करने का प्लान बना लिया। अब इससे पहले कि हम समझें कि ब्रिटिशर्स ने मराठाओं पर कैसे अटैक किया, पहले ये समझ लेते हैं कि मराठा किंगडम की स्ट्रक्चर कैसी थी। मराठा किंगडम छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था और उनके चीफ को सरदार बुलाया जाता था। जैसे ग्वालियर पर सिंधिया, इंदौर पर होलकर, बड़ौदा पर गायकवाड़ और नागपुर पर भोंसले रूल करते थे। और इन सबको कंट्रोल करते थे पेशवा, जो पुणे में रहते थे। देखो, अब ये जो मराठा थे, ये थे बड़े पावरफुल। ब्रिटिशर्स इनसे इतना डरते थे कि अगर आप मैप में देखो तो मराठा एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच एक कॉमन स्टेट था, अवध, जिसे ब्रिटिशर्स पहले ही जीत चुके थे, लेकिन कभी कब्जा नहीं किए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनके और मराठा के बीच
एक कॉमन बाउंड्री हो जाती और मराठा कभी भी उन पर हमला कर सकते थे। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स के पास एक चीज़ ऐसी थी जो किसी के पास भी नहीं थी, और वो थी पेशेंस। उन्होंने सीधा मराठा पर हमला नहीं किया, उन्होंने इंतज़ार किया सही समय का। और जैसे ही मराठा के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नया पेशवा कौन बनेगा, ब्रिटिशर्स ने उन पर हमला कर दिया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 में स्टार्ट हुई। धीरे धीरे 7 साल बीत गए, पर कोई भी हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आखिरकार ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सलबाई, जिसके तहत वो 20 सालों तक एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। इन 20 सालों में ब्रिटिशर्स जी जान लगाकर दूसरी युद्ध की तैयारी कर रहे थे, पर वहीं दूसरी ओर मराठाओं के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होने की जगह और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे। और एग्जैक्ट 20 सालों के बाद ब्रिटिशर्स ने मराठाओं पर फिर से हमला किया और बहुत सी मराठा टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया, जैसे ओडिशा, आगरा और दिल्ली। अब तक मराठा काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और आखिरकार 1817 में हुई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा पूरी तरह से हार चुके थे। इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने पेशवा बाजीराव को उनकी पोजीशन से हटा दिया और उन्हें 8 लाख पर मंथ की पेंशन के साथ बिठूर भेज दिया, जो कानपुर में है। अब ब्रिटिशर्स चाहते तो वो पेशवा बाजीराव को मार भी सकते थे, लेकिन इससे प्रजा ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी जा सकती थी। तो अभी तक हमने ब्रिटिशर्स की 3 स्ट्रैटेजीज देखी जिसके थ्रू वो इतनी तेज़ी से एक्सपैंड कर पाए। पहला था डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट युद्ध से किंगडम जीता। सेकंड था कि वो किंगडम्स में रेसिडेंट के नाम पर अपने स्पाई रखते थे। थर्ड थी पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, जिसके तहत किंग्स को आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी। ब्रिटिशर्स खुद उन्हें आर्मी प्रोवाइड करते थे इन रिटर्न ऑफ बहुत सारा पैसा। इसी तरह ब्रिटिशर्स ने एक और पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जो थी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो 1813 से 1823 तक इंडिया के गवर्नर जनरल थे। इस पॉलिसी में लॉर्ड हेस्टिंग्स खुद को लॉर्ड मतलब सच में भगवान मान बैठे थे। उनका कहना था, हम पैरामाउंट हैं, मतलब हम सुप्रीम हैं, और क्योंकि हम सुप्रीम हैं तो ये हमारा हक है कि हम किसी भी किंग से उसका किंगडम ले सकते हैं। और इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन चालू रखा। अब ऐसा भी नहीं था कि किसी ने इस पॉलिसी को रजिस्टर नहीं किया। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है रानी चन्नम्मा, जो कित्तूर की रानी थी। जब ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट के नाम से कित्तूर को अपने कब्जे में लेने गए तो रानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया। बट ब्रिटिशर्स ने 1824 में उन्हें अरेस्ट कर लिया और ब्रिटिशर्स का टॉर्चर सहते सहते 1829 में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के बाद भी मूवमेंट चालू रहा। जैसे रायन्ना नाम के एक गरीब चौकीदार ने ब्रिटिशर्स को अपोज किया, लेकिन 1830 में ब्रिटिशर्स ने उन्हें फांसी में लटका दिया। इसी तरह ब्रिटिशर्स इस पॉलिसी के नाम पर पंजाब को हड़पने पहुंच गए, लेकिन उस समय पंजाब को रूल कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह और उन्होंने ब्रिटिशर्स को अंदर घुसने तक नहीं दिया। लेकिन 1839 में उनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब के साथ लगातार 2 वॉर की और पंजाब को भी इस पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट के तहत अपने अंदर कर लिया। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी की मदद से ब्रिटिशर्स ने बहुत से किंगडम्स को बिना किसी युद्ध के ही अपने अंदर कर लिया। इस पॉलिसी को गवर्नर जनरल लॉर्ड डैलहाउसी ने इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी किंग की डेथ हो जाती है और उसके बाद किंगडम को संभालने वाला उसका कोई भी बेटा नहीं है, तो उस किंगडम पर कंपनी का हक होगा। इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने बहुत से किंगडम्स को एनेक्स्ड कर लिया, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध। झांसी की स्टोरी तो हम सब जानते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने अडॉप्टेड बच्चे को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार झांसी का युद्ध हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तुम्हें तब होगा जब इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने अवध पर कंट्रोल जमा लिया। वहाँ का किंग तो जिंदा था। उनकी यह एग्जैक्ट स्टेटमेंट हिस्ट्री में लिखी गई है, वी आर obliged by duty to take over अवध in order to free the people from misgovernment of the नवाब। मतलब ब्रिटिशर्स का कहना था कि अरे हम तो कर्तव्यबद्ध हैं और यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवध को मिसगवर्नमेंट से मुक्ति दिलाए। तो अभी तक हमने देखा
कैसे ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धीरे धीरे हमारे पूरे देश पर कब्जा जमा लिया। लेकिन ये ब्रिटिशर्स, जिन्हें ठीक से हमारी लैंग्वेज तक नहीं आती थी, इन्होंने हमारी इस वास्ट कंट्री को संभाला कैसे, ये जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिशर्स की टेरिटरी बढ़ने लगी तो उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर रूल करने वाली थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली थी बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन तीनों ही प्रेसिडेंसीज में एक एक ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे जो अपने अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। इन्हें कहा जाता था गवर्नर, और इन सभी को ओवरलुक करते थे गवर्नर जनरल। 1773 से 1785 तक इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने बहुत से चेंजेस किए, लेकिन कुछ बड़े चेंजेस थे जुडिशियरी और आर्मी में। 1772 से इंडिया में न्यू जुडिशियरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट्स होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को हिंदी में फौजदारी अदालत कहा जाता था, जिसमें क्राइम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर फैसला किया जाता था। ये कोर्ट्स काजी और मुफ्ती के अंडर वर्क करते थे, जहां काजी होते थे जज और मुफ्ती होता था एक ऐसा इंसान जिसे इंडियन रिलीजन और कल्चर के बारे में अच्छी नॉलेज हो, और ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सुपरविजन में काम करते थे। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ठीक वैसे ही होते थे जैसे आज के IAS ऑफिसर्स होते हैं, बस उस टाइम पर कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आता था, जो आज के टाइम पर एक सेपरेट बॉडी है। खैर, दूसरे तरह का कोर्ट सिविल कोर्ट था, जिसे हम प्यार से हिंदी में दीवानी अदालत कहते हैं। इसमें ज़मीन जायदाद, पैसे रुपए और लोगों की लड़ाइयों को सॉल्व किया जाता था, और चूंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व थे, इसलिए सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही वर्डिक्ट सुनाते थे। हाँ, सिविल कोर्ट में कुछ मौलवी और हिंदू पंडित भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को गाइड करते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ही होता था। इन कोर्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था, जिसे इंडियन कल्चर की कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। जैसा पंडित और मौलवी कहते थे, वैसा ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैसला सुना देता था। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था। इस वजह से किसी कोर्ट में सेम क्राइम के लिए क्रिमिनल को माफ़ कर दिया जाता था, तो किसी में उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर 1775 में ब्रिटिशर्स ने 11 पंडितों को एक साथ बैठाया और उन्हें सारे धर्मशास्त्र की एक कंपाइल्ड समरी बनाने को कहा, जिससे यूनिफॉर्मिटी आ सके। इसी तरह 1778 में मुस्लिम लॉ की समरी कंपाइलेशन की गई, और फाइनली NB हलहेड ने उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिससे ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन्हें समझकर सही डिसीजन ले सके। लेकिन अभी भी इस सिस्टम में एक छोटा सा फ्लॉ था। अगर किसी को लगे कि उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला है, तो ऐसे केसेस के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर कलकत्ता में एक नया सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। और ये इसलिए क्योंकि कलकत्ता बंगाल में ही है और ब्रिटिशर्स बंगाल को ही अपना कैपिटल बनाए रखना चाहते थे। तो अभी तक हम ब्रिटिशर्स की न जाने कितनी पॉलिसीज़ और एक्ट्स के बारे में जान चुके हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ब्रिटिशर्स ने जितनी भी बड़ी जीत हासिल की, उन सभी में सबसे बड़ा रोल ब्रिटिश आर्मी का था। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है द कंपनी आर्मी। बाकी किंग्स की तरह ही ब्रिटिश आर्मी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक तो कैवलरी और दूसरे थे इन्फेंट्री। कैवलरी मतलब होता था घुड़सवार, मतलब वो सिपाही जो घोड़ों पर हाई स्पीड में आते थे और दुश्मन के संभलने से पहले ही उनका सफाया कर देते थे। वहीं दूसरी ओर इन्फेंट्री मतलब होता था पैदल सैनिक। उस समय गन्स नहीं थी, इसलिए मेन ट्रेनिंग कैवलरी यानी घुड़सवारों को दी जाती थी। लेकिन जैसे ही 1720 के समय तलवार और भालों की जगह गन्स यूज़ होने लगी, ब्रिटिशर्स ने कैवलरी की जगह इन्फेंट्रीज पर ध्यान दिया, क्योंकि जब तक घोड़े पर बैठकर आप तलवार से हमला करने जाओगे, तब तक तो सामने वाला अपनी बंदूक की गोलियों से आपकी पीठ को छलनी बना देगा। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने आर्मी में यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर इंट्रोड्यूस किया। जैसे हमारे स्कूल में ये मायने नहीं रखता कि हम किस रिलीजन से हैं, किसकी क्या कास्ट है, उसी तरह
ब्रिटिश यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर के अंदर सभी को इक्वली ट्रेन किया गया, उन्हें सेम फैसिलिटीज़ दी गईं और हाईली डिसिप्लिन बनाया गया, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल सोल्जर की तरह। लेकिन फिर भी ज़्यादातर सैनिक तो इंडियंस ही थे और कहीं ना कहीं उनके अंदर उनका रिलीजन और नेशनलिटी जिंदा थी। जैसे जब ये अफवाह फैली कि गन्स में यूज़ किया जाने वाला ग्रीस काऊ और पिग की मसल से बनता है, तो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक भारतीय जिंदा था। तो बस यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सी यू अगेन, बाय बाय।